हेलो एवरीवन। आ गए तुम अभी। चलिए यार थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स की। अभी हमने टू क्लास में बेसिक बताए थे। आज हमारा वैसे तो इसको बेसिक ही बोल सकते हो, रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो प्रैक्टिकली तो ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, थ्योरेटिकली थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपको स्लाइड शो हो रही है सबको प्रॉपरली? यस हाँ सर। जी सर, शो हो रही है। और वॉइस भी क्लियर है? हाँ जी यस सर, क्लियर है। ओके। जैसे हमने पर्सन की एक डेफिनेशन देखी थी, उसमें जो सबसे फर्स्ट था वो था इंडिविजुअल, उसके बाद एच, उसके बाद कंपनी, फर्म, और जो बाकी बच गए वो जो जैसे ईओपी हो गया, बीओआई हो गया, ट्रस्ट सोसाइटी जो इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस की, जो सेक्शन 6 है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। उसमें क्या रूल्स है? उसमें ये रूल है कि आपको कैसे डिटरमाइन करना है कि उसका स्टेटस क्या है, कि वो रेजिडेंट है, नॉट रेजिडेंट है, या रेजिडेंट में भी बहुत सारी कैटेगरी है, या डीम्ड रेजिडेंट है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल की बात करने के लिए हम इंडिविजुअल को टू पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। दो पार्ट में बांट देते हैं इसको। एक तो नॉर्मल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स कोई भी, मान लो ह्यूमन बींग। एक तो नॉर्मल ह्यूमन बींग, और दूसरा है स्पेशल। स्पेशल में कौन सा है पहले हम बात कर लेते हैं। स्पेशल में हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशल में जैसे कोई इंडियन क्रू का मेंबर है जो फॉरेन में जाता है। इंडियन क्रू का मेंबर जो फॉरेन में जाता है, एक तो ये हो गया। एक हो गया इंडियन जो सिटीजन है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉरेन में जाता है। कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए इंडिया से बाहर जाता है। आप जैसे चेक कर सकते हैं। स्पेशल इंडिविजुअल में देखिए कौन है। एक तो इंडियन क्रू का मेंबर है, दूसरा इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है, और एक तीसरा है इंडियन सिटीजन जो भारत के बाहर सेटल हो गया है, अभी सेटल्ड इन फॉरेन, फॉरेन में सेटल हो गया है। तो ये तो हो गया स्पेशल इंडिविजुअल। फिर होता है नॉर्मल इंडिविजुअल, जो इनके अलावा जो भी सारे बच गए। तो इनको एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो बेसिक कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो वो रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर वो बेसिक कंडीशन फॉलो मतलब कि कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन देखते हैं कि बेसिक कंडीशन है क्या। कि बेसिक कंडीशन देखिए, पहले हम बात करते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल की, नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं। कौन नॉर्मल व्यक्ति? जो इंडियन क्रू का मेंबर नहीं है, इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर नहीं गया है, और जो फॉरेन में सेटल नहीं हुआ है। तो उनके लिए क्या बेसिक कंडीशन है? उनके लिए ये बेसिक कंडीशन है। उसके लिए दो बेसिक कंडीशन है, उनमें से कोई भी एक वो फुलफिल कर ले। फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखिए, उसकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है वो 182 डेज इंडिया में रहे। अगर वो पिछले साल 182 दिन इंडिया में अगर है, ठीक है, एक तो ये बेसिक कंडीशन है। अगर वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा है, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वन अगर वो 182 दिन नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन है? या फिर वो 60 डेज है, पिछले साल 60 डेज इंडिया में रहे, या फिर नहीं है, या फिर ओनली 182 डेज के बाद ही है। या तो वो 182 डेज इंडिया में रहे, और अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि वो पिछले साल 60 डेज इंडिया में रहे, और साथ में 365 दिन पिछले 4 साल में इंडिया में रहे। देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको। ये जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसकी एक बेसिक कंडीशन उसको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बेसिक कंडीशन है उसको? या तो वो पिछले साल 182 दिन इंडिया में रहे, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग नॉर्मली इंडिया में रहते हैं, तो हमारी तो ऑटोमेटिक ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि 182 डेज मिनिमम रहे इंडिया में, तो हम तो वैसे ही इंडिया में ही हैं, तो हम तो ऑटोमेटिक ही रेजिडेंट हो गए। ये नॉर्मली उनके लिए है जो फॉरेन ट्रिप पे बाहर जाते हैं, आते हैं, जब बिजनेस के लिए बाहर चले गए, इंडिया में आ गए, तो उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है
कि वो इंडिया में है या बाहर है, तो इसलिए उनकी कैलकुलेशन की जाती है कि वो 182 डेज इंडिया के अंदर अगर हैं तो वो रेजिडेंट माने जाएंगे, और अगर 182 अगर इंडिया के अंदर नहीं है तो एक ऑप्शन और दिया जाएगा उसको। उसको एक ऑप्शन और दिया जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, 182 डेज अगर इंडिया में नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप या तो पिछले साल 60 डेज हो इंडिया में, और साथ में इसमें एंड है, आप देख सकते हो इसके अंदर एंड है, या तो पिछले साल वो 60 दिन इंडिया में रहे, या फिर पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में रहे, टोटल मिला के 365 दिन अगर वो इंडिया में है, और साथ में अगर पिछले साल 60 दिन इंडिया में है, तो आपकी कंडीशन, बेसिक कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिक कंडीशन कंप्लीट होने के लिए देखिए दो ऑप्शन है, या तो 182 डेज इंडिया के अंदर है, अगर 182 डेज इंडिया के अंदर नहीं है तो फिर वो पिछले साल 60 दिन रहे और साथ में 365 दिन पिछले 4 साल में रहे। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब जो स्पेशल इंडिविजुअल है उनके लिए एक बेसिक कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए बस एक ही बेसिक कंडीशन है कि वो 182 डेज इंडिया में रहे पिछले साल, ठीक है। उसके लिए ये जो 60 डेज वाली है उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास बस 182 डेज ही इंडिया के अंदर रहना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो हो गई फुलफिल तो उसको बोलेंगे रेजिडेंट, जैसे हम लोग हैं रेजिडेंट है। अब जैसे मैं फॉरेन ट्रिप पे, मान लो मैं कंपनी के पर्पज़ से फॉरेन ट्रिप पे गया, ठीक है, और मैं वहाँ पर 3 मंथ रहा और फिर वापस आ गया इंडिया में, तो 3 मंथ रहा तो इसका मतलब 90 डेज ही तो वहाँ रहा, बाकी दिन तो मैं इंडिया में ही रहा, तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट बेसिक कंडीशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, और मेरी साथ में सेकंड भी कंप्लीट ही हो रही है कि इंडिया में मिनिमम 60 डेज रहे वो, तो 60 डेज से तो मैं ज़्यादा हुई, और पिछले, मान लो मैं पिछले 4 साल में भी इंडिया में था, तो मेरे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, बट इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो आपका ये बेसिक कंडीशन कंप्लीट मानी जाएगी। अगर ये बेसिक कंडीशन कंप्लीट होगी तो आप रेजिडेंट हो गए, ठीक है। अगर ये बेसिक कंडीशन ही कंप्लीट नहीं हुई आपकी तो आपको एनआरआई बोला जाएगा। तो सीधी सी बात ये होगी, एनआरआई किसको बोलेंगे, जो 182 दिन से ज़्यादा भारत में नहीं रह रहा है, भारत में 182 दिन से ज़्यादा नहीं रह रहा है, या फिर पिछले साल 60 दिन से ज़्यादा नहीं रहा, और पिछले 4 साल में 365 दिन से ज़्यादा नहीं रहा, ऐसा है तो वो एनआरआई हुआ, नहीं तो वो रेजिडेंट हुआ, इंडियन रेजिडेंट हो गया वो। इसमें कोई डाउट है अभी तक? ठीक है। नो सर। और ये हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, कुछ स्पेशल पर्सन जैसे मैंने बताया था, कुछ क्रू के मेंबर हो गए, ठीक है, इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हैं, या फिर जो फॉरेन में सेटल हो गए हैं। कई बार ये होता है ना कि हम फॉरेन में तो सेटल हो गए बट हमारा बिजनेस यहाँ पर इंडिया में चल रहा है, हम बार बार में कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, या ये हो सकता है कि हमारी जॉब भी ऐसी है, जैसे आईटी सेक्टर में कैसे होता है, फॉरेन में ही उनको जॉब दे दी जाती है, एक्चुअल में रहती वो इंडिया के अंदर ही है, बट पोस्टिंग उनकी फॉरेन में दे दी जाती है, ठीक है। और कई बार ये होता है कि जैसे मान लो कुछ यहाँ से कोई क्रूज आ रहा है, इंडियन नेवी या कुछ भी होता है, उसमें कोई मेंबर होते हैं वो भारत के बाहर जाते हैं, तो ये सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे उसमें, उनको बस ये बेसिक कंडीशन 182 डेज ही पूरी करनी पड़ेगी, उनको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और तो नॉर्मल पर्सन को देखो दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर वो 182 दिन नहीं है तो कोई बात नहीं, पिछले साल देख लो, पिछले 4 साल में 365 दिन से अगर ज़्यादा है तब भी चलो मान लेंगे, बट पिछले साल 60 दिन जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रेजिडेंट हो गया, अगर ऐसा नहीं है तो नो रेजिडेंट हो गया, ठीक है। अब एक कंडीशन तो पूरी हो गई, अब जो रेजिडेंट हुआ उसको फिर एक कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये हो गया कि आपको अगर कुश्ती लड़नी है, कुश्ती जीतनी है, तो आपने एक को तो हरा दिया, अब दूसरे को और हराना पड़ेगा, तभी आप रेजिडेंट मानेंगे, सच्चे भारतीय आपको तभी मानेंगे। अगर उस आप दूसरे को नहीं हरा पाए तो आप सच्चे भारतीय नहीं हैं, फिर आपके दूसरी कैटेगरी में रखा जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। तो आपने एक लड़ाई जीत ली कि आप पिछले साल 182 दिन से ज़्यादा थे, या फिर 60 डेज से ज़्यादा थे, और साथ में पिछले 4 साल में 365 दिन से ज़्यादा थे, तो आपने ये लड़ाई जीत ली,
तो आप रेजिडेंट हो गए। अगर लड़ाई हार जाते हैं तो नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं, फिर वहीं बात खत्म हो जाती है। अब रेजिडेंट होने के बाद आपको एक एडिशनल कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो एडिशनल कंडीशन भी आप पूरी कर देंगे, अगर वो एडिशनल कंडीशन भी आप पूरी कर देंगे, तो आपको बोला जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको ROR बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको बोलेंगे रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको हम सच्चा भारतीय बोल सकते हैं कि हाँ ये तो इंडिया में ही, इंडिया के लिए ही बना है, तो इंडिया में ही रहेगा। सर एनआरआई की डेफिनेशन ये करनी चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड इंडियन। तो इसमें जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट के लिए बनने के लिए आपको एक एडिशनल कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी। एडिशनल कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। वो पिछले 10 साल में मिनिमम 2 साल वो रेजिडेंट रहे, ठीक है। एक कंडीशन जो हमने पूरी की थी, तो इसके लिए एक एडिशनल कंडीशन हो रहा है कि पिछले 10 साल में, ठीक है, कोई भी 2 साल वो रेजिडेंट रहे। रेजिडेंट कैसे रहना है, ये कंडीशन पूरी करके, ये वाली कंडीशन पूरी करके वो पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल रेजिडेंट रहा हो, ठीक है। और साथ में एंड आ रहा है, एंड मतलब साथ में पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा हो। आपको मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि 730 है 765 है, आप मतलब कि कभी ऐसा केस आए तो आप चेक करके देख सकते हो 730 है 735 है, क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होने वाला है नहीं इसका। तो रेजिडेंट एडिशनल कंडीशन पूरी करने के लिए क्या हुआ, वो पिछले 10 साल में 2 साल रेजिडेंट हो इंडिया में, और साथ में पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहे हो। अगर दोनों कंडीशन वो पूरी कर दी उसने, इसका मतलब उसने दूसरे पहलवान को भी हरा दिया। तो उससे क्या हो गया, वो सच्चा भारतीय बोलेंगे उसको, वाह आप तो इंडिया के लिए बने हो। उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR बोलेंगे उसको, क्योंकि रेजिडेंट तो था वो, रेजिडेंट तो था, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ROR हो गया वो। और इस कंडीशन अगर वो पूरी नहीं कर पाया है, तो रेजिडेंट तो रहा हो, रेजिडेंट तो है वो, बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोलेंगे उसको, RNOR बोलेंगे, RNOR। इसमें बताइए कोई डाउट हो? नॉट एट ऑल सर। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। नो सर। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर से रिपीट करूं? मुझे तो नहीं, ये प्रैक्टिकली तो यूज नहीं होते है ना, मतलब। हाँ बस ये थ्योरेटिकल है, ओनली थ्योरेटिकल है, बट ये कि पता होना हाँ, चाहिए। तो हाँ अभी जैसे नॉर्मली पता होना हाँ चाहिए। जैसे अभी थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए कि बताना जरूरी है, क्योंकि ये ठीक है बाद में सर। फिर लास्ट में पता चलेगा कि रेजिडेंट के लिए कैसे टैक्सेबल इनकम, कौन सी टैक्सेबल इनकम होती है, नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी टैक्सेबल इनकम होती है। प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होगा इसका, फिर भी ये ना ठीक। कि देखो बताना तो है ही, हाँ क्योंकि ये ठीक है सर, आपके ओके। जैसे आपके मुझे लग रहा है 6 सेमेस्टर में भी आएगा, तो इस टाइम जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप कोई भी अगर लो रीड करोगे तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए, तो हमने देखिए कितने रेजिडेंट ढूंढ लिए। एक तो NRI ढूंढ लिया हमने, ठीक है। दूसरा हमने ढूंढ लिया ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और फिर है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अब देखिए कुछ एडिशनल प्रोविजन ऐड हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से। ये सब पुराने प्रोविजन थे, ये सब पुराने प्रोविजन थे। उसके बाद क्या हुआ, 20 और 21 से कुछ एडिशनल प्रोविजन ऐड हुए हैं। उसमें क्या हुआ है, उसमें एक डिम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट आया है, डिम्ड रेजिडेंट।
इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है और उस इनकम में फॉरेन से जो भी कमाई हुई इनकम है वो इंक्लूड नहीं है, मतलब इंडियन इनकम, अगर उसकी इंडियन इनकम, कोई भी पर्सन की इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, कोई इंडियन सिटीज़न है, वो 15 लाख से उसकी ज़्यादा इनकम है, ओनली इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम नहीं, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये है। उसके बाद वो कहीं भी इंडिया के बाहर कहीं भी टैक्स नहीं दे रहा है, इंडिया के बाहर कहीं भी टैक्स नहीं दे रहा वो, मतलब नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस, उसका कोई रेजिडेंस या डोमिसाइल कोई भी वजह से वो इंडिया के बाहर कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है, तो उसको माना जाएगा कि हाँ अब वो इंडियन हो गया और आपको इंडिया में ही टैक्स देना है उसको। सर, हाँ जी। अगर जैसे कोई पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट है हाँ जी। लेकिन वर्क बाहर कर रहा है, तो उसका कहाँ का टैक्स बनेगा फिर? वो इंडिया में नहीं, ही तो पे उससे कुछ करेगा फर्क या नहीं पड़ेगा, अगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आउटसाइड इंडिया कर पहले रहा है पहले तो? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा। हाँ, तो अगर वो है सपोज, अच्छा पहले रेजिडेंशियल भाई स्टेटस भाई देखो। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप इंडिया के यस हो सर। और अगर बाहर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, यस तो सर। बाहर आप वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये हो जाएगा कि आपका इंडिया में स्टे कितना है, अगर आपका इंडिया में स्टे, ये जो कंडीशंस है उसमें अगर पूरा हो रहा है कि आप इंडिया में अगर 182 दिन से ज़्यादा हो, तो सीधे सीधे यस आप सर। रेजिडेंट हो गए और आप चाहे कहीं भी कमाओ आपको इंडिया में ही इनकम उसका टैक्स। टैक्स देना है, ठीक है। ओके। अगर आप 182 दिन से इंडिया में नहीं हो, ठीक है, यस आप सर। आप इस हिसाब से बाहर हो कि 100, आप मान लो 100, आपने इस हिसाब से मैनेज किया, प्लानिंग की कि मैंने तो इंडिया में 180 दिन ही हूँ, ठीक है, आपने इस हिसाब से ओके प्लानिंग सर। की, तो फिर ये नहीं कि आप जैसे 180 दिन तो हो, ठीक है, तो यस सर। फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं हुई अपनी, तो आप हम्म। सोचोगे ठीक है मैं तो रेजिडेंट नहीं हुआ। बट एक ऑप्शन और है कि आप अगर पिछले साल 60 दिन से ज़्यादा हो, तो 60 दिन से ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गए क्योंकि 180 दिन हो, और साथ में पिछले 4 साल अगर 365 दिन से ज़्यादा हो, तो तब भी ये आप माना जाएगा कि रेजिडेंट हो, ओके सर। ठीक है। तो मतलब डेज काउंट करने डेज पड़ेंगे काउंट करने जितने, उस पड़ेंगे, हाँ, हिसाब से मतलब कि कंडीशन चेक करनी जो भी पड़ेगी। आपका जैसे एयर की बाहर गए हो तो ऐसा मान लीजिए बाई प्लेन गए हो, तो बोर्डिंग पास वगैरह सब संभाल के रखना चाहिए। अच्छा ओके सर, हाँ थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि जैसे आप एक्चुअल में ही बाहर हो ज़्यादा, आप मान लीजिए आप आपकी जो बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल ही नहीं हो रही हो, कि आप मान लो इंडिया के मतलब इंडिया में ओनली आप 50 डेज ही हो, ठीक है, अगर 50 डेज ही हो तो इसका मतलब कि आप नॉन रेजिडेंट हो गए, सीधी सी बात है। बट हो सकता है कि यस। इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो आपको बोल दे कि नहीं नहीं आप तो रेजिडेंट हो, आप तो 180 दिन से ज़्यादा थे, अब वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप इंडिया के बाहर हो या अंदर हो। तो इसके लिए ओके आपको सर। जो भी बोर्डिंग पास है, जो भी आपका वीज़ा है, या मान लो आप पाकिस्तान या श्रीलंका या कहीं भी जा रहे हो सकता है प्लेन से नहीं गए हो, तो आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा ना बाहर जाने का, यस सर। पासपोर्ट में एंट्री होगी, तो वो आपको संभाल के रखना सारा, तो आप उससे आप ओके प्रूव करा सकते हो कि नहीं नहीं मैं तो रेजिडेंट नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में गवर्नमेंट ये चाहेगा कि आप रेजिडेंट बन जाओ, रेजिडेंट मैं प्रूव कर दूं, क्योंकि रेजिडेंट होने से क्या हुआ, आप कहीं भी इनकम कमाओ, बाहर इनकम अगर आपकी हो रही है, टैक्सिंग। टैक्स इंडिया में वो ले लेंगे, हम्म। फंसा लेंगे आपको, यस सर। ठीक है ना। और आपको ये प्रूव करना नहीं नहीं मैं तो एनआरआई हूँ, तो एनआरआई होने से क्या होगा कि आपकी यस। जो भी बाहर की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ओके सर। ठीक है ना। यस सर। तो इसका मेन कंसेप्ट बस यही है, आपको मतलब कि अगर याद नहीं रहे 182 क्या है, 60 डेज है, 365 डेज है, 4 ईयर है, 10 ईयर है, तो आप रूल में दे सकते हो, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको ना रेजिडेंट होने से बचना है। भी हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, हम लोग तो यहीं रहते हैं, ठीक है, हमारे पास तो प्रूफ ही नहीं है कि हम बाहर जाएंगे। बट एक्चुअल में कई लोग तो जो फॉरेन में वर्क करते हैं, कभी इंडिया आ गए कभी बाहर चले गए, तो उन पर अप्लीकेबल हो जाएगा सारा। ओके, तो सर ये तो कोई फेक भी दिखा सकता है अगर कोई, अब जैसे देखो लोग करते फेक हैं फेक फेक अगर का। दिखाता है, ठीक है, आपने फेक दिखा दिया, ठीक है, आप यस सर। मतलब कि आप एक्चुअल में रेजिडेंट थे इस कैलकुलेशन के हिसाब से, बट आपने सोचा कि यार थोड़ा सा ही तो बच रहा हूँ, थोड़ा फेक दिखा देता हूँ, कौन चेक करेगा, तो आप ठीक है दिखा यस। दिया, आप बच गए। बट वो तो लक की बात है, अगर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, हम्म। तो वो तो आपकी लक तो की फंस बात है, जाएंगे। अगर पकड़ लिया तो फिर फंस जाएंगे।
फिर आप पे पेनल्टी। सर ऐसा तो नहीं है ना कि लगातार रहे या किसी दिन भी लगातार रहना कोई वो नहीं है ना ना कि लगातार का कोई लगातार नहीं है, रहते रहे लगातार जो नहीं है, लगातार है ही नहीं। टोटल आपको देखना अभी है, टोटल अच्छा वन। टोटल हाँ, कि ओके टोटल ओके कभी चले गए कभी आ गए, कभी चले गए कभी आ गए, ठीक है। तो टोटल करके फिर उस साल में देखा जाएगा कि 182 जॉब इंडिया में है या बाहर है, ओके ठीक है। सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं होता। हाँ जी। सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं होता। किन से? सिटीजनशिप। ना, सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मतलब कि सिटीजन अगर इंडिया का है, ओके। आप अगर सिटीजन इंडिया की नहीं भी हो, अगर मान लो अमेरिका का सिटीजन है, अगर वो 182 डेज अगर भारत के अंदर रह रहा है, तो उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ओके। एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इसकी इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि जीएसटी में कुछ अलग रूल हो, मैं ठीक है इनकम टैक्स की बता रहा हूँ मुझे, ठीक है ना। तो इंडियन सिटीजन होने से कोई मतलब नहीं है। ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया था कि एडिशनल प्रोविजन कुछ आए थे फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में। लोग एक्चुअल में बच जाया करते थे, जैसे अभी मैडम ने पूछा था ना अभी कि अगर मैं झूठ दिखा दूँ तो बच जाऊंगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसके लिए और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लिया इसको। अब उसमें क्या बता दिया कि अगर 15 लाख से ज़्यादा इनकम है किसी की, इंडियन सिटीजन की, अगर अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर बाहर का सिटीजन तो चलो कोई बात नहीं, बट इंडियन सिटीजन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, गवर्नमेंट ये चाह रही है। तो अगर इंडियन सिटीजन की टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, बट इंडियन इनकम होनी चाहिए, फॉरेन इनकम नहीं, और साथ में वो इंडिया के बाहर टैक्स नहीं देता है कोई भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो, तो उसको डिम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि हाँ रेजिडेंट हो, और उसको सर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। हाँ जी। सर 15 लाख तो कोई इंडिया में थोड़ी देता होगा, वो तो विदेश में ही देते होंगे ना फॉरेन में। क्या जी? 15 लाख का आपने जो वो बताया है, ये तो है 15 लाख टैक्सेबल इंडिया इनकम है, की इनकम थोड़ी होगी। टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ओके ओके नहीं, आपके कन्फ्यूजन क्या है, समझा नहीं। मतलब आपने 15 लाख बताया ना कि इंडिया में 15 लाख इनकम अगर होगी, हम्म। फॉरेन की होगी तो वो नहीं मानी जाएगी, हाँ लेकिन हाँ इंडिया की होगी हाँ हाँ। तो इंडिया में 15 लाख रुपए मतलब कोई सैलरी देता भी है किसी पोस्ट के लिए? होती है, क्यों नहीं हाँ, होती? 15 लाख क्यों नहीं होती? होती है। मेरे पापा के जो साथ के एम्प्लॉय थे उनकी भी वो कट के टैक्स करके तब जाके इतनी आती है, 2 लाख 3 लाख। नहीं, तो मैं पूरे साल की इंडिया बात की कर थी रहा हूँ, क्या? मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, ओके ओके ये ओके मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं ये 1 मंथ की बात की नहीं मैंने। हाँ, मैं भी उसी लगा हो जाता है। मैं ओके ओके मेरे नहीं, 1 मंथ का होने में तो पर इशू मंथ भी था। हो जाती है, पर मंथ की भी होती है। ओके हाँ ओके ओके हाँ, तो ये फुल ईयर की बात हो रही है। तो पूरे साल में अगर 15 लाख से ज़्यादा अगर उसकी इनकम है और इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन के ऊपर अप्लीकेबल हो गया ओनली, और फॉरेन श्योर से इनकम नहीं मानी जाएगी इसमें, ओनली 15 लाख की इंडियन की इनकम, और बाहर वो अगर कहीं भी टैक्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब भी बोल देंगे भाई आ जाओ बेटा, आप इंडिया में आ जाओ, अब डीम्ड रेजिडेंट मान गए तुम, और उसको रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान दिया जाएगा। उसके बाद कुछ और चेंज हुआ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। उसके बाद इंडियन सिटीजन एक फिर नया कंडीशन हो रहा है, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से एक नया कंडीशन हो रहा है कि इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम, वही कि 15 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है कोई इंडियन सिटीजन की, और वो 182 डेज से 120 डेज से 182 डेज के बीच में रहता है, पिछले साल 120 से 182 दिन के बीच में अगर वो रहता है, ठीक है, तो उसको भी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है, ये भी छोड़ दो। सर अब हाँ जी, आप इसके नोट्स दोगे? दे देंगे, मतलब लाइक चार्ट, फ्लो चार्ट टाइप। ये सारे दे दूंगा आपको। हाँ मतलब सर ये एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इफ अगर आप इसको फ्लो चार्ट में ना या डायग्रामेटिकली आप इसको दोगे तो ज्यादा इजी रहेगा हाँ, पॉइंट तो ये दे वाइज दूंगा आपको, समझने मैं दे में। दूंगा, सबको दे दूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू। अब जैसे हमने रेजिडेंट का एक तो इस तरीके से समझा, ठीक है, अब एक तरीके से और समझते हैं। ये आपको स्लाइड समझ में आ रही है, दिख रही है सबको? अब हम एक्चुअल में रेजिडेंट की जो कैलकुलेशन करते हैं वो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया से करते हैं कि इंडिया में कितने दिन वो रहा है। अब सीधा सीधा हम सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं,
अगर वो 60 दिन से कम रहा है तो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना कि अगर वो 60 दिन से कम रहा है तो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट हो गया। अगर वो 60 दिन से 182 दिन रहा है तो मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। और 182 दिन से अगर ज़्यादा रहा है तो नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया वो, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया वो। 60 दिन से कम रहा है तो नॉन रेजिडेंट, 182 दिन से ज़्यादा रहा है तो रेजिडेंट, और इन दोनों के बीच में रहा है। अब सारे प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे, यस नो बहुत सारे हैं इसमें, इफ बट बहुत सारे हैं। अब जो नया प्रोविजन जो अप्लीकेबल हुआ था ये वाला डीम्ड रेजिडेंट वाला, जो 2020-21 से अप्लीकेबल हुआ था, उसमें देखिए क्या बोल रहा है। उसमें देखिए ये वाला है, उसमें ये बोल रहा है कि वो कितने भी दिन इंडिया में रहा हो, अगर वो 15 लाख से ज़्यादा है और इंडिया के बाहर कहीं भी टैक्स नहीं देता है तो वो इंडिया में टैक्स दे देगा, और उसको हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमने देखो कितने कितनी कैटेगरी की है। 60 दिन से कम रह रहा है तो नॉन रेजिडेंट, एक कैटेगरी ये हो गई। 182 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो रेजिडेंट, एक कैटेगरी ये हो गई। ठीक है, अब वो कितने दिन रहे, अगर 15 लाख से ज़्यादा है और कहीं भी टैक्स नहीं दे रहा है और इंडियन का है तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक ये कैटेगरी हो गई। और उसके बाद जो एक लास्ट कैटेगरी बच गई कि जो 60 दिन से 182 दिन के बीच में रह रहा है तो उसका क्या होगा। तो उसमें देखिए अगर ऐसा है तो उसको एक एडिशनल कंडीशन, उसके बाद एक ऑप्शन और है, उसके बाद एक ऑप्शन और है कि अगर वो 365 दिन भी अगर पिछले 4 साल में रहता है, ठीक है, अगर वो 365 दिन भी अगर 4 साल के अंदर रह रहा है, अगर नहीं रह रहा है मान लो तो नॉन रेजिडेंट हो गया। अगर वो 365 दिन पिछले 4 साल में रह रहा है इंडिया में तो मैं बताऊंगा क्या होगा। अगर नहीं रह रहा है तो क्या होगा, तब वो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्यों अप्लीकेबल हुई, क्योंकि उसकी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई थी। बेसिक कंडीशन क्या थी कि 182 दिन वो इंडिया के अंदर रहना चाहिए, बट हम तो अभी एक 60 से 182 के बीच की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो उसकी पूरी हुई नहीं थी। तो उसको पास एक ऑप्शन और मिलेगा कि चलो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो ये तो हो रही होगी, क्या हो रही होगी कि पिछले 4 साल में 365 दिन रह रहा होगा। अगर ये भी नहीं हो रही है तो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट हो गया। अगर ये कंडीशन हो रही है पूरी तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसमें उसको एक एडिशनल कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो जाती है उसकी, कौन सी एडिशनल कंडीशन, जो हमने यहाँ बात की थी, ये रेजिडेंट होने के बाद की जो एडिशनल कंडीशन हमने बात की थी कि पिछले 10 साल में 2 साल इंडिया में रह रहा हो और साथ में पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रह रहा हो। अगर ऐसा है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर ऐसा नहीं है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यही बात हमने यहाँ की है कि यहाँ तक वो रेजिडेंट हो गया था, ठीक है, यहाँ वो रेजिडेंट हो गया था, उसके बाद एडिशनल कंडीशन अगर वो उसकी पूरी हो रही है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। ठीक है, ये एक्चुअल में आपको मैं फ्लो चार्ट दे दूंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। आगे चलें। हाँ जी सर। एक्चुअल में फ्लो चार्ट में दे दूंगा, आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो सर। सर अब हमने अभी इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात की थी, ठीक है। अगर हम अब बात करें कंपनी की कि कंपनी को रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट कैसे बोलेंगे, तो एक्चुअल में हम जैसे हमने जो बात की थी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात की थी, कंपनी और फर्म और एओपी बीवाई के केस में ये कंसेप्ट नहीं है। इनके कंसेप्ट में बस रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होंगे, मतलब कंपनी फर्म है ओनली रेजिडेंट या नॉट रेजिडेंट हो सकती है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। तो आप देखिए
एक कंपनी की अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो कंपनी को हम रेजिडेंट कब बोलेंगे और नॉन रेजिडेंट कब बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इंडियन कंपनी है, कोई इंडिया की अगर कंपनी है, तो हमेशा रेजिडेंट रहेगी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट हमेशा रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, देखिए हम बात कर रहे हैं रेजिडेंट की, तो रेजिडेंट कब होगी, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। और बाहर की कंपनी जो है, फॉरेन कंपनी है, उसकी टर्नओवर अगर 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, उसकी टर्नओवर अगर 50 लाख से ज़्यादा है, और इंडिया में उसका पीओईएम इंडिया के अंदर है। पीओईएम क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो अगर इंडिया के अंदर है, वो चाहे बाहर की कंपनी हो, अगर वो बाहर की कंपनी है, इंडियन कंपनी तो हमेशा ही होगी रेजिडेंट। अगर वो बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी, और 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है उसका, भी नॉर्मली, सॉरी 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उसका, ठीक है, तो उसका अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तभी वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा, चाहे वो बाहर की कंपनी हो। अगर वो बाहर की कंपनी है, वो 50 लाख से अगर ज़्यादा टर्नओवर है उसका, तो और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर है, तो उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और नॉन रेजिडेंट किसको मानेंगे, नॉन रेजिडेंट हम मानेंगे जिसका 50 लाख से कम टर्नओवर है। फॉरेन कंपनी कोई है और उसके 50 लाख से, सॉरी 50 करोड़ से कम टर्नओवर है, वो हमेशा नॉन रेजिडेंट रहेगी। और अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर नहीं है तब भी वो नॉन रेजिडेंट रहेगी। एक चार्ट से और समझते हैं फिर से इसको। अगर इंडियन कंपनी है, अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट रहेगी। अगर वो बाहर की कंपनी है, मतलब इंडियन कंपनी नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेजिडेंट होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट हो गया। तो ये तो सिंपल था, बहुत सिंपल था ये तो। हमको पहले ये देख लेना इंडियन कंपनी है नॉन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी है तो हमेशा रेजिडेंट रहेगी। अगर नॉट इंडियन कंपनी है, मतलब बाहर की कंपनी है, बट उसका कंट्रोल इंडिया के अंदर है तो रेजिडेंट होगा, कंट्रोल इंडिया के अंदर नहीं है तो रेजिडेंट नहीं होगा। तो हमको पता क्या चलेगा उसका, हम कैसे पता चलेगा या हम कैसे बोलेंगे कि उसका कंट्रोल इंडिया के अंदर है या नहीं है। देखिए, ये पीओईएम इन इंडिया है वो कब माना जाएगा, जो उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो कब माना जाएगा इंडिया में, ये तब माना जाएगा अब उसकी जो भी मीटिंग्स होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, इंडिया के अंदर हो रही हो, वो चाहे बाहर की कंपनी हो, अगर इंडिया के अंदर बोर्ड मीटिंग हो रही है उसकी, ठीक है, उसके जो पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं सारे, वो मैक्सिमम रेजिडेंट हैं इंडिया के। उसका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है, वो चाहे फॉरेन कंपनी हो, वो बहुत सारे ऑफिस है उसके इंडिया के अंदर है, उसका मैनेजमेंट है, उसकी कमेटी है, सब इंडिया के अंदर हो, उसको ऐसा माना जाएगा कि इंडिया में उसका मैनेजमेंट कंट्रोल हो रहा है। कोई डाउट इसमें। पीओईएम का क्या मतलब हुआ? पीओईएम का मतलब देखिए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओके। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है, मतलब उसको इंडिया के अंदर से कंट्रोल किया जा रहा है, वो चाहे बाहर की कंपनी हो। ठीक है। जैसे ये होता है ना कि जैसे मान लो कोई भी पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो बाहर एक कंपनी बनाता हूँ, ठीक है, बट कंट्रोल तो उसका इंडिया के अंदर ही अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसको फिर रेजिडेंट ही मान लिया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी फर्म एंड एओपी की, रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर फर्म एंड एओपी। यहाँ चेंज कर देते हैं। फर्म, एओपी एंड बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म। इस वाले केस में हम नॉन रेजिडेंट किसको मानेंगे और रेजिडेंट किसको मानेंगे, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट वो हो गया कि उसका जो इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट है वो इंडिया के बाहर है। अगर इंडिया के बाहर है, इसमें मतलब इंडियन इंडियन फर्म, फॉरेन फर्म, ये वाला कंसेप्ट नहीं है, फर्म हमेशा इंडियन होती है। तो अगर उसका भी कंट्रोल अगर इंडिया के बाहर है तो उसको नॉन रेजिडेंट मानेंगे, और उसका जितना भी कंट्रोल इंडिया के अंदर है तो उसको रेजिडेंट मानेंगे। बस इसका सिंपल सा है। अगर उसका मान लो पार्ट में है,
अगर पार्ट में इंडिया के बाहर है, पार्ट में इंडिया के अंदर है, तब भी उसको रेजिडेंट ही मान लिया जाएगा। ये तो सिंपल था, इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब हमने डिटरमाइन कर लिया कि कोई भी पर्सन है, पर्सन मीन्स कि इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गई या फर्म हो गई, या कोई भी एओपी, सोसाइटी, ट्रस्ट, जो भी हो गया, उसका हमने पता लगा लिया कि वो रेजिडेंट है, नॉट रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, कुछ भी हो, हमको पता चल गया। ठीक है, कैलकुलेट करके हमको पता चल गया। अब पता लगने का फ़ायदा क्या हुआ, हमने क्यों पता किया, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये देखिए एक टेबल है आपके सामने, ठीक है। अब टेबल में देखिए ROR है, ROR, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक है RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था। और एक है NRI, जो नॉट रेजिडेंट बोलते हैं। अब इनकी कुछ कुछ इनकम हो रही है, ठीक है। अब जैसे एक इंडियन इनकम हो रही है, एक इनकम अकरिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर कोई इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। और उसका जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो इंडिया के अंदर है। एक इस टाइप की इनकम हो गई, एक इंडियन इनकम हो गई जो पहले बताया था, और एक फॉरेन इनकम हो गई, ठीक है। तो अगर वो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कौन सा, ये वाला, ये देखिए, ये वाला जो हम बोल रहे थे ना सच्चा भारतीय, कि उसकी सारी कंडीशन पूरी हो रही है। इसकी मेन कंडीशन तो पूरी हो ही गई, उसके बाद एडिशनल कंडीशन भी उसकी पूरी हो गई, इसका मतलब वो तो इंडिया का ही है बंदा, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, इससे देखिए क्या हो रहा है, उसकी चाहे इंडिया से इनकम हो, चाहे कहीं भी इनकम हो, फॉरेन इनकम हो, या बाहर कोई बिजनेस हो, कंट्रोल कहीं से ही हो रहा, कुछ भी हो, इंडिया के अंदर टैक्स दे दिया जाएगा, इंडिया के अंदर टैक्स देगा, वो टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर। तभी जो गवर्नमेंट है वो चाहता है कि सभी लोग रेजिडेंट बन जाए। वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप NRI हो, नहीं, वो तो यही बोलेगा कि आप रेजिडेंट हो, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो कोई भी अगर उसकी इनकम हो, इसका मतलब ग्लोबल इनकम पे वो टैक्स इंडिया के अंदर देगा, वो चाहे इंडिया के अंदर उसकी इनकम हो रही हो, इंडिया के बाहर इनकम हो रही हो, ठीक है। फिर है एक RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो रेजिडेंट तो था बट उसने एक एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं की थी, बट रेजिडेंट तो था। ये देखिए, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट तो है, देखिए रेजिडेंट तो था, बट उसने ये जो बेसिक कंडीशन, जो एडिशनल कंडीशन है, बेसिक कंडीशन तो पूरी की थी बट एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं की, इसीलिए इसको रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला। तो इसका क्या होगा, इसमें देखिए इंडिया में कोई भी इनकम होगी उस पर इनकम टैक्स देगा वो, टैक्स इन इंडिया, ठीक है। इनकम कोई राइज हो रही है आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल इंडिया के अंदर हो रहा है, तो उस पर भी इनकम टैक्स देगा वो, बट वो फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देगा, उसको छूट है, वो फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देगा, ठीक है। उसको बस क्योंकि वो सच्चा भारतीय नहीं है तो उसको छोड़ दिया गया कि चलो यार तुम भारतीय तो हो नहीं, चलो फॉरेन इनकम पे टैक्स मत दो, इंडियन इनकम पे तो दे दो कम से कम। अब एक होता है NRI, ये तो इंडियन है ही नहीं, ठीक है, ये तो इंडियन है ही नहीं। तो अगर इंडियन है ही नहीं, तो जो बाहर वो इनकम कमा रहा है या कोई बाहर के बिजनेस से जो इंडिया में कंट्रोल हो रहा है उस पर वो टैक्स क्यों देगा, क्योंकि इंडियन ही नहीं है वो बाहर टैक्स देगा अपना। तो वो ये देखिए क्रॉस है, इसका मतलब वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा, वो उसी कंट्री में टैक्स देगा जहाँ पर वो रेजिडेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो नॉट रेजिडेंट है तो यहाँ पर वो टैक्स नहीं देगा। अब वो कौन सा टैक्स देगा, अगर इसने इंडिया में कोई इनकम कमाई है उस पर टैक्स देगा, बस वो टैक्स इन इंडिया। अगर उसने इंडिया में टैक्स कमाई है NRI ने तो उस पर टैक्स देगा, बाकी वो टैक्स नहीं देगा। और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देगा, वो सब पे टैक्स देगा। और जो रेजिडेंट है, जो असली रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है, वो सभी पे टैक्स देगा, बस इसका यही है। इसमें बताइए कोई डाउट है सबको? नॉट एट ऑल। आपको मैं स्लाइड दे दूंगा, उसके बाद आप थोड़ा चेक कर लीजिए उसमें, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा।
बट कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है कि हम रेजिडेंट नॉट रेजिडेंट क्यों कैलकुलेट करते हैं। इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हम उसकी कौन सी टैक्सेबल इनकम उसको टैक्स करें, ग्लोबल इनकम करनी है और इंडियन इनकम करनी है टैक्स, या फॉरेन इनकम टैक्स करनी है, दोनों करनी है, कोई भी नहीं करनी है। कोई भी नहीं करनी है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो एनआरआई है वो इंडियन इनकम पे भी टैक्स देगा। कोई डाउट हो तो बताइए। आज का बस यही टॉपिक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस है वो हम कंपनी के बारे में पढ़ा था। कंपनी में क्या था, जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट रहेगी। अगर फॉरेन कंपनी है तो उसका ये देखा जाएगा कि इंडिया में अगर कंट्रोल हो रहा है, ये इंडिया के बाहर कंट्रोल हो रहा है, उस हिसाब से वो एनआरआई हो जाएगी, या फिर मतलब कि रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट ऐसे हो जाएगी। और फर्म में भी यही है, अगर कंट्रोल इंडिया के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। मेन तो आपका इंडिविजुअल का है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। मुझे लग रहा है किसी को समझ में नहीं आया, कोई डाउट नहीं है। यस सर, कोई डाउट नहीं, समझ में नहीं आया तभी डाउट नहीं होगा ना। नहीं। नहीं समझना है सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में है ये कन्फ्यूजिंग है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसमें, इतनी सारी कंडीशंस हैं तो कन्फ्यूजिंग है थोड़ा। सर आगे क्या? सर हाँ जी। मेरा एक अदर अदर देन इन सबसे हटके एक डाउट है। हम्म। सर AOC क्या होता है? AOC यस सर। कहाँ है? AOC AOP होगा। अरे सर नहीं, एक्चुअली वो उसमें उसमें वो था, CIN नंबर, लाइक कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर करके ऐसे कुछ था, हाँ, एक डिटेल भरने वाला। नहीं CIN नंबर तो होता है, हाँ, कंपनी उस आइडेंटिफिकेशन फॉर्म नंबर। में था, अब मुझे पता नहीं सर वो क्या फॉर्म था। CIN नंबर तो होता है, ठीक है। और हाँ AOC, हाँ, पता नहीं, शायद यही था। आप कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से या तो उसकी फ़ोटो खींच के भेज दीजिए क्या है, या एक ओके बार बता सर। दीजिए उसमें क्या है। हो सकता है कि अ, उसमें सर वो था जैसे कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड, ऑडिटर्स की डिटेल, ये हम्म, सब था उस फॉर्म में, जो ऑडिट करते हैं, तो नहीं वो ठीक था है, बट उसमें। हो सकता है कि वो AOC नहीं हो, कुछ और हो। हाँ सर, आर मैं चेक ROC कर तो नहीं है? लूंगी। नहीं नहीं, मैं चेक कर लूंगी, मे भी हो सकता है कुछ और होगा वो। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए। ओके सर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए किसी को। चलिए फिर एंड करेंगे क्लास का, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा अभी। सर एक बार देख लेंगे। ओके फिर, थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।